पहले बात बिहार की करेंगे, जहां पर बाढ़ का प्रहार और ज्यादा तेज हो गया है। गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरनगर में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग जान बचाने के लिए घर का सामान और मवेशी छोड़कर नेशनल हाईवे और दूसरे ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण ले रहे हैं। बिहार में नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। गांव के गांव पानी में समाते जा रहे हैं। गांव की क्या बिसात जब शहर तक बाढ़ से घिरे हैं। और तो और नेशनल हाईवे तक पर नदियों ने कब्जा कर लिया है। मोतिहारी में गंडक नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। खतरे का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जब प्याज के बोरों से भरी एक पिकअप वैन देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गई। मोतिहारी में बाढ़ में जलमग्न एक महिला ने एनडीआरएफ की नाव पर ही नवजात बेटी को जन्म दिया। उन्हें प्रसव पीड़ा की सूचना पर एनडीआरएफ टीम लेने पहुंची थी, लेकिन गंडक के कहर के चलते पहुंचने में वक्त लगा और फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची का जन्म हो गया। गनीमत है कि अब अस्पताल में दोनों स्वस्थ हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी का कहर ऐसा टूटा है कि कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। लोगों ने एक ऊंचे स्कूल की इमारत पर ठिकाना बनाया है, लेकिन स्कूल के आसपास भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे वहां ठहरे लोगों को खतरा पैदा हो गया है। गोपालगंज में सारण तटबंध टूट जाने की वजह से बरौली प्रखंड के कई गांव में 7 से 8 फीट पानी भर गया है। कोई रस्सी के सहारे जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो कोई नाव की मदद से। इंसान तो जैसे तैसे निकल जा रहे हैं, लेकिन जानवर भगवान भरोसे हैं। घर में रखा सामान भी छोड़कर भागना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। यहां एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची। ऐसे में आज तक की टीम ने बाढ़ में फंसी बुजुर्ग महिला को बचाया। डूब गइल बानी, हमार घर दीवार हमर डूब गइल बा, इतना कोनो व्यवस्था नहीं है। हमार बालू बचावरी कहीं होने का और होने गइल बालू के नहीं बालू। मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी ने भारी तबाही मचाई है। आज तक की टीम हालात का जायजा लेने के लिए मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा और माधोपुर गांव पहुंची, तो देखा कि बाढ़ प्रभावित लोग अपना सामान लेकर नाव से NH57 की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे 57 जो है अब बाढ़ पीड़ितों का जो है वो आशियां बन गया है। किस तरीके से जैसे जैसे लोगों के घरों में पानी घुसता गया है, गांव में पानी घुसता गया है, उसके बाद मजबूरी में अब लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH57 पर जो है वो अपना ठिकाना बनाना पड़ा है। यहीं पर बाढ़ राहत शिविर चल रहा है और आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, परिवार हैं, वो NH के बीचों बीच यहाँ आकर अपना जो है आशिया उन्होंने बनाया है। यहाँ दर्जनों गांव में कमर तक पानी भर चुका है। घर बार, खेत खलिहान सब बाढ़ ले चुकी है। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 10 लाख की आबादी मुसीबत में फंसी है। बिहार के सामने चुनौती बड़ी है, लिहाजा जरूरत है कि सरकार तेजी से राहत कार्य चलाए ताकि तबाही से नुकसान कम से कम हो। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मोतिहारी से सचिन पांडे, गोपालगंज से सुनील तिवारी और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। बिहार से लगातार हम आपको कई जिलों की भीषण बाढ़ की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। वहां पर अब भी ये कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में ही एक युवक की बाढ़ में तेज धार में बाइक बह गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। दरअसल सरपंच
ने बताया कि वो अपनी पंचायत के मछुआरा गांव के एक युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार को सरकारी सहायता दिलवाने गए थे और इस बीच कांटा मल्हाई के पास टूटी सड़क पर पानी की तेज धार में मोटरसाइकिल सहित वो बह गए। हालांकि ग्रामीणों की मदद के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। देखिए ये हमारे माननीय सरपंच साहब जो बाढ़ के पानी में इनका गाड़ी फंस चुका है और ये डूब रहा है। बिहार में बाढ़ और बीमारी से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पटना के एनएमसीएच की अगर बात करें, इस अस्पताल में तमाम दावों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा बेहाल है। मरीज जमीन पर पड़े हुए हैं और उनका कोई हाल लेने वाला नहीं है। बक्सर के जिला सरकारी अस्पताल में आई तस्वीर शर्मसार करने वाली है। ऑक्सीजन सिलेंडर के पास फर्श पर पड़ा ये शख्स जिंदगी की जंग जीतना चाहता है। वो अपनी सांसें बचाए रखने के लिए हर घड़ी संघर्ष कर रहा है, लेकिन पटना के इस सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच में कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। कई नर्सें और कई डॉक्टर यहां से गुजर गए। पता नहीं उन्हें ये लाचार बीमार दिखा भी कि नहीं। दिखा तो जरूर होगा, लेकिन शायद किसी कर्मचारी और डॉक्टर ने देखने की जहमत नहीं उठाई। सोचिए, जब कोई देखेगा नहीं तो जिंदगी की डोर कितनी देर चलेगी। और मरीज को कहीं भी पार दिया जा रहा है, देखिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग सभी जगह कंप्लेन करके थक चुके हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। इस वजह से लगातार यही हो रहा है। 23 जुलाई को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच अस्पताल का दौरा किया था। कुछ दिन पहले यहां के इंचार्ज भी बदले गए, लेकिन जो बदलना था वो अब भी जस का तस है, और वो है यहां की बदहाल दम तोड़ती व्यवस्था। अगर यकीन नहीं आता तो एनएमसीएच की एक और तस्वीर देखिए। ये शख्स यहां कई दिन पहले भर्ती हुआ। बेड पर काफी देर तड़पता रहा, कोई देखने नहीं आया। बेड से नीचे गिरा और हरकत बंद हो गई। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। अब पटना से आपको बक्सर लिए चलते हैं। 21वीं सदी के भारत में ऐसी तस्वीरों को देखकर मन व्यथित होता है। अपने नवजात को ट्रे में लिए एक माँ और सिलेंडर को कंधे पर लादे एक पिता एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काट रहा है, बस इस उम्मीद में कि भगवान देखेंगे और उनके सपनों का राजकुमार ठीक हो जाएगा। लेकिन बक्सर में सफेद कोट वाले भगवान रूठे तो फिर रूठे ही रह गए। पहले सदर अस्पताल से यह कहकर भगा दिया गया कि यहां डिलीवरी नहीं हो पाएगी। निजी अस्पताल भागे, वहां डिलीवरी तो हो गई, लेकिन बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हुई तो अस्पताल ने फिर सदर अस्पताल का रास्ता बता दिया। कंधे पर सिलेंडर और ट्रे में बच्चे को लेकर दौड़ते भागते माता पिता फिर सदर अस्पताल आ गए, लेकिन जो सोचा था वो हो न सका। नवजात की किलकारी सुनने से पहले ही उसकी सांसें टूट गईं, क्योंकि नर्स की शिफ्ट खत्म हो गई थी और दूसरी जब तक चार्ज संभालती और डॉक्टर को बुलाती तब तक नवजात की सांसें उखड़ चुकी थी। बक्सर की खबर तो सामने भी ना आ पाती अगर एक सज्जन ने दोनों पति पत्नी का दुख देखकर ये तस्वीरें वायरल न की होती। लेकिन हालात बदलने की बजाय अफसर बस जांच के नाम पर कागजी लिपापोती में लगे हैं। सिविल सर्जन और डीडीसी साहब को हम लोगों ने निर्देश किया है कि विस्तृत जांच करके दोषी कौन है उसके बारे में बताएं, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। एनएमसीएच में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दौरा किया था, तो बक्सर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी चौबे का इलाका है। लेकिन दोनों ही जगह बदहाली और स्ट्रेचर पर आखिरी सांसें गिनती बिहार की स्वास्थ्य सेवा है, जिसे देखकर डर भी लगता है और शर्म भी आती है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ राजेश कुमार झा, पटना आज तक।
राजस्थान का रुख करेंगे, जहां की लड़ाई को अब कांग्रेस युद्ध में बदलने के लिए तैयार है। जयपुर की जंग अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है, जहां आज कांग्रेस राजभवन का घेराव कर बड़ा हल्ला बोलने की तैयारी में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज राज्यपाल के नोटिस पर सुनवाई होनी है। राजस्थान की लड़ाई को अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। राजस्थान की सियासत को लेकर अब कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार है। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए। प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान की सियासत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जवाब जनता देगी। राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत के मंत्री ने राज्यपाल को बीजेपी का कार्यकर्ता कह दिया, जिससे बीजेपी भड़क गई। हम तो सब कानून के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन आप भी तो मानिए, बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। राज्यपाल भी कांग्रेस के हमले को लेकर एक्शन की तैयारी में है। कल कलराज मिश्रा ने आला अधिकारियों के साथ मामले को लेकर चर्चा की। वहीं सीएम अशोक गहलोत अभी भी विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं। गहलोत कैबिनेट ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्र की माने तो इसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करने का हवाला भी दिया गया है। वहीं प्रस्ताव में कहीं भी बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं किया गया है। राजस्थान की सियासत में आज का दिन बड़ा अहम होने वाला है। एक ओर जहां स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरे देश के राजभवन का घेराव कर जंग को बड़ा करने के लिए तैयार है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर, आज तक। अयोध्या में एक और दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन होगा। इससे पहले 3 और 4 अगस्त को पूरे अयोध्या को दीपों से रोशन करने की योजना है। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद राम भक्त 5 अगस्त को अपने घरों और मंदिरों में एक साथ पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करेंगे। दिवाली तो अभी दूर है, लेकिन महज हफ्ते भर बाद अयोध्या एक और दिवाली के लिए तैयार है। घर घर दीपों से रोशन होंगे। अयोध्या का कोना कोना दिए की रोशनी से जगमग होगा। सरयू का किनारा, तमाम मंदिर, तमाम सड़कें, हर जगह उल्लास की रोशनी होगी। आयोजन इतना भव्य कि जब भी दुनिया में कहीं कोई दिए का नाम लेगा तो उसे भगवान राम की भूमि अयोध्या की याद आएगी। आप सोच रहे होंगे, अगस्त के महीने में ऐसा क्या हो रहा है कि अयोध्या में दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल ये 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन का हिस्सा है। 5 को प्रधानमंत्री मंदिर भूमि पूजन के लिए आएंगे, लेकिन इससे पहले 3 अगस्त से ही भव्य माहौल बनना शुरू हो जाएगा। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 5 अगस्त के पीएम और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन से यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर। चूंकि सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा,
लिहाजा उस दिन के उल्लास को फिर से दोहराने की तैयारी है, जैसा भगवान राम के आगमन पर हुआ था। 3 अगस्त से ही अयोध्या के तमाम मंदिरों में संकीर्तन शुरू हो जाएंगे। तमाम साधु संत राम पाठ करेंगे। इस मौके पर स्वच्छता के कोविड-19 से संबंधित तमाम एहतियात बनाए रखने पर खासा जोर दिया गया है। सारा जोर दिव्य और अलौकिक माहौल बनाने पर है। ये आयोजन सिर्फ भारत में ही नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर में 5 अगस्त के लिए वीएचपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके लिए देश और दुनिया भर के राम भक्तों से वीएचपी के महासचिव मिलिंद पांडे ने अपील जारी की है। राम भक्तों से अपील की गई है कि 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से साधु संत चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अपने आश्रमों, मंदिरों, मठों में भगवान की पूजा और कीर्तन करें और प्रसाद बांटें। दुनिया भर में फैले तमाम श्रद्धालुओं से भी ऐसा ही करने की अपील की गई है। लोगों से अपील की गई है कि इस मौके पर अपने घर, मोहल्ले, बाजार, आश्रमों और धार्मिक स्थलों को सजाएं, प्रसाद बांटें और शाम को दिया जलाएं। राम भक्तों से अपने इलाकों में भव्य राम मंदिर के लिए दान करने का संकल्प लेने को भी कहा गया है। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन को पूरे देश में बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा। लोगों से वीएचपी ने अपील की है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अयोध्या आने की जगह अपने घरों में ही इस आयोजन को धूमधाम से मनाएं। बस 1 हफ्ते बाकी है। राम भक्तों का सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। सावन महीने का चौथा सोमवार है। आज भी उज्जैन के महाकाल दरबार में बाबा की भस्म आरती की गई। हर सोमवार की तरह इस बार भी बिना श्रद्धालुओं के साथ बाबा भोलेनाथ की आरती की गई। कोरोना के चलते भस्म आरती में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन है। आम दर्शन के लिए प्री बुकिंग के आधार पर प्रशासन ने व्यवस्था की है। आज सावन के चौथे सोमवार के मौके पर करीब 2:30 बजे गर्भगृह के कपाट खोल दिए गए। पट खोलने के बाद पंचामृत अभिषेक और पूजन किया गया। इसके बाद विधि विधान के साथ भस्म आरती की गई। उज्जैन के साथ दिल्ली और मेरठ में भी सोमवार पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। चार तस्वीरें उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली और मेरठ की, जहां पर बाबा भोलेनाथ के दरबार में पूजा अर्चना तो हर साल की तरह हो रही है, लेकिन भक्त नदारद हैं। कोरोना के इस दौर में भक्ति और शक्ति का मेल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अलग ही अंदाज में।